अच्छा सुन लो भाई, अभी जो एएस बताने जा रहा हूं वो एक थ्योरेटिकल एएस है और सबसे कम वेटेज है। सबसे कम वेटेज है मतलब बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। तो उस एएस के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और ज़्यादा वैल्यू नहीं है और लास्ट में भी यही किया है। ये संकेत बोल रहा है पिन भी किया है, वेरी गुड, थैंक यू। कल मिलते हैं सर, संपदा भागो जल्दी से। हाँ तो अभी मैं आपको कुछ बताऊं रसगुल्ले बच्चों, एक चीज़ बुरा ना मानो तो, वैसे भी घंटा फर्क पड़ता है मेरे को, बुरा मानो है क्या मैं भी इतना इमोशनल होके बोल रहा हूँ। हाँ मेरी एक रीडिंग समझाता हूँ आपको, समझ में आए तो ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेना। और इतना हक बनता है मुझे कि मैं आपको ये बता दूं कि द रीज़न बीइंग थोड़ा सा आई थिंक है मेरे पास उतना एक्सपीरियंस और वेटेज की जो, ठीक है। तो होता क्या है बेटा जी कि इमोशंस कैसे मूव ऑन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। शादी में किसी की विदाई रही ना तो सब लोग रोते हैं आजू बाजू में, माहौल ऐसा बन जाता है एंड पीपल स्टार्ट क्राइंग, या बिकॉज जा रहे कर रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। होता ऐसा है कि वो आते हैं घर पर वापस, बट तब इतना रोना नहीं आता है, उस समय वो इमोशंस की बात होती है। इमोशन कभी भी परिस्थिति को नहीं बताते। मैं आपको समझाता हूँ, आप बोलोगे नहीं इमोशन हूँ मैं, बहुत इमोशनल हूँ, अच्छा है, इट्स सो बैड एक्चुअली, आई टेल यू। So suppose if you go through some news and then Instagram channel, or if you're walking by a road and if the similar kind of stuff is happening there, you'll not get emotional. किसी और की शादी हो रही है, कोई जा रहा है वहां से, तुमने देखा, तुम आगे बढ़ गए, you'll not get emotional. Emotions are not true because what is truth will remain truth everywhere. Truth cannot change, sir. इमोशंस आर टू वेरी टेम्पररी। मुझे बहुत समय लगा इस चीज़ के लिए समझने के लिए कि जब गौतम बुद्धा बोलते कि ज़्यादा खुश हो या दुखी हो, कुछ भी मत हो, बट इमोशंस आर फॉल्स, दे डू नॉट गिव द सेम और द ट्रू स्टेट ऑफ द बीइंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अ गोल्ड विल ऑलवेज रिएक्ट विथ एनीथिंग एल्स इन द सेम मैनर, right? It will not change its character. But if you see, for number of times you do, it doesn't change. But for example, if you cried on a particular reason or you have been subjected to a very bad state of mind, like if you see criminals को जब जेल में डाला जाता है, और अगर कोई एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जो जेल में गलती से ड्रॉप इन हो गया, शुरुआत में बहुत रोता है, बहुत तकलीफ होती है, धीरे धीरे ही गेट यूज टू इट। ऐसा लग रहा था कि शायद जी नहीं पाऊंगा, शायद ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हो जाएगी। वो सारे इमोशंस फॉल्स है, क्यों ट्रुथ नहीं है। क्योंकि अगर उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा तो शायद कर नहीं पाता। एक सीए में ये इमोशन बहुत बड़ा गेम खेल जाता है तुम्हारे साथ। मैं तुमको दावे के तौर पर बता सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ में कि जो तुम्हें लग रहा है कि ऐसा होगा, ऐसी चीज़ें होगी, ध्यान से चेक करना कहीं वो इमोशंस तो नहीं है। क्यों बताया मैंने आज? जिस तरीके से तुम हवोवर करते हो, मुझे प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि, और ये तो मैंने कई बार देख लिया है, जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो क्या बोलूं। विचार करना इस पर। कौन से ऐसे व्यक्ति को तुमने बोलते हुए देखा है जो बहुत बड़ा वक्ता है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है? स्वप्निल भाई कभी नीचे आने के बाद में ऐसा नहीं बोलते, ऑफिस में रहते तब। बहुत बिग शॉट आदमी है वो, उनसे सीखने लायक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सके तो उनको सीखो, क्योंकि इमोशन बर्बाद कर देगा। तुम्हें जो गलत फहमी हो रही है वो ना हो, इसलिए इसको आपकी लाइफ से निकाल रहा हूँ। हो गई ना सर क्लास ख़त्म। अब वो लिख कर या वो बोलने से तो मार्क्स नहीं मिलने वाले ना, क्योंकि कभी कभी एकदम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहकावे में चले जाना और खुश हो जाना, इस चक्कर में लोग शादी कर लेते और फिर तुरंत सेपरेट हो जाते हैं। यार इमोशन बड़ी बेकार चीज़ है, ठीक है। मैं तुमको सीए देखना चाहता हूँ इसलिए बताइए ये बात, नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। स्वप्निल भाई को देखना है ना आपको, तो देखो ना कितने और एरियाज है उनके लाइफ के देखने के।
उनको भी तो देखो। और हमेशा ध्यान में रखना, कुछ बोलते आना चाहिए और वो बोलने की क्षमता रखो। अभी ये सेटिंग को 5 पॉइंट लिखने के लिए बोलूंगा, नहीं बोल पाओगे, नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं करते, कंटेंट पर काम करो। ठीक है, चलिए। और नाराज नहीं होते बेटा, वैसे भी घंटा क्या फर्क पड़ने वाला है, हो जाओ। बहुत कमी ना आदमी ना। भाई आना, कहाँ पे है तू? हाँ ये इधर। ये बेटा इतना, प्लीज प्लीज प्लीज, किसी को भेजूं? क्यों इतने सीरियस रहते मुझे नहीं पता। अब तू पकड़ा हुआ है, तुझे आइडिया है भाई। ए रसगुल्ला सुना ना। ए दीपक कैसा है मेरे बच्चे, कितने दिन बाद तेरा कमेंट पड़ा बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे दीपक सुतार कितना अच्छा आंसर लिखता था वो क्लास में, वही है ना? हाँ सुतार भाई का आंसर चेक किया है मैंने, याद है मुझे। घंटा तुम नहीं जानते बच्चों को, मैं जानता है। पढ़ो इधर, कुछ काम करोगे तो जानूंगा। हाँ ये बात भी है। दीपक सुतार ने आंसर लिख के भेजा था, आई स्टिल रिमेंबर। अब सुनो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। देखो क्या होता है, तुम जैसे चीजों को बंद करते हो ना, वैसे चीजें रियल वर्ल्ड में बंद नहीं होती है। रियल वर्ल्ड में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। तुम चीजों को बंद कर देंगे, वो एम्प्लॉयज मोर्चे पे आ जाएंगे, तुमको इंडिया छोड़ के भागना पड़ेगा। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं भाई। तुम इसी तरीके से क्या कहते हैं उसको, चीजों को बंद नहीं कर सकते, स्पेशली कॉर्पोरेट्स। तुम कंपनियों को बंद नहीं कर सकते। और अगर आपको ये प्रोसेस समझनी है कि कोई वेंचर आपका प्रॉफिटेबल नहीं है, कोई लाइन ऑफ बिजनेस अगर आपका प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसको बंद करने के पहले आपको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ मीटिंग होती है और उसमें वो डिसीजन लिया जाता है। तो डिसीजन लेने के बाद में तुरंत बिक नहीं जाता है, तो उस डिसीजन के बाद में बिकने तक के समय में व्यवसाय चलते रहता है। डू यू गेट माई पॉइंट? लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। सो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, नॉट डिसकंटिन्यूड। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब है जिसका डिसीजन ले चुके हैं कि ये डिसकंटिन्यू होगा, बट उसको डिसकंटिन्यू होने में समय लगने वाला है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और जब तक समय लगने वाला है तब तक व्यवसाय तो चल रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग अलग से करो। इतना ही है। तो स्टैंडर्ड में हम कोई जर्नल एंट्री करने वाले नहीं, कुछ नहीं। स्टेप नंबर 1 समझेंगे कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मतलब क्या है, ये कैसे डिसकंटिन्यू होते हैं, और वो कौन सा फर्स्ट टाइम इसका रिपोर्टिंग किया जाता है। इज दैट ओके? सो पहली एक बात समझने की कोशिश करना कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कोई प्रोडक्ट की बात नहीं चल रही, ऑपरेशन की बात चल रही है। आर वी टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट? सो फॉर एग्जाम्पल कि एप्पल ने एक पहले के सीरीज के मोबाइल का प्रोडक्शन बंद कर दिया, टाटा मोटर्स ने फॉर एग्जाम्पल नैनो का प्रोडक्शन बंद कर दिया। ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन थोड़ी ना है। किसी एक पर्टिकुलर चीज का हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बंद कर दिया, और कई बार ग्रेजुअली भी बंद नहीं किया, तुरंत ऑल ऑफ सडन बंद कर दिया। बट प्रोडक्ट बंद करना और पूरा का पूरा ऑपरेशन बंद करना, इसमें फर्क है। सो जब कभी भी या कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इधर का ऑपरेशन बंद हो गया, शिफ्ट हो रहा है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि राजा बेटा जी, एक ऑपरेशन क्या होता है, और इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये ऑपरेशन है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन इस पर आता है कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं है। अबे पहले ऑपरेशन ही नहीं है तो डिसकंटिन्यूइंग कहां से हुआ? पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस करने के तरीके कितने हैं? 3 तरीके हैं जो स्टैंडर्ड बताता है, वो हम देखेंगे। और तीसरे लेयर पर हम ये चीज देखेंगे कि एक बार ये डिसाइड हो गया कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, तो कौन से दिन से उसकी रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? सो लेट्स गो अहेड। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? बेटा जी आपको लिखना पड़ेगा।
component of an entity which represents separate major line of business or geographical area of operation. So beta ji, what did I say? Component of the entity which represents separate major line of business. So component of an entity which represents separate major line of the business or geographical area और ऑपरेशंस. सो लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे कैसे चल रहा है ये. सो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, जियो के लिए, जियो की नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जियो क्या है? सेपरेट बिजनेस लाइन. जियो के लिए आप मुझे एक बात बताइए, एक तो मोबाइल हो गया और मोबाइल की कुछ सर्विसेज जैसे उनका ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्या सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है? जियो एंटरटेनमेंट इज अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस. जियो एक कंपनी हुई, उनका मोबाइल एक बिजनेस हुआ, सिम कार्ड्स और क्या बोलते हो टैरिफ, राइट. और दूसरा क्या? ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसके अंदर वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं. क्या ये दो सेपरेट लाइन ऑफ द बिजनेस हुए विद इन द जियो ऑल्सो? सो आई एम सेइंग इट इज द कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन. नाउ व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन? बेटा एक स्टैंडर्ड होगा सेगमेंट रिपोर्टिंग AS 17 में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा दो टाइप की सेगमेंट होती है, एक बिजनेस सेगमेंट और एक क्या कहते हैं उसको, ज्योग्राफिकल सेगमेंट. सो जो सेगमेंट में हम सीखेंगे ना, वही चीज यहां पर भी समझ जाना कि वो ऑपरेशन हो गया, राइट. सो सर प्लीज एक्सप्लेन मी ऑपरेशन. सो बताओ मुझे रशिया में क्या हुआ? वॉर. तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने रशिया को अपनी सर्विसेज देना बंद कर दिया, स्पेशली यूएस कंपनीज. सो यूएस कंपनीज में कौन सी है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, गूगल, व्हाट्सएप. तो आप मुझे बताइए क्या वो ऑपरेशन है या नहीं है? है. गूगल सर्विसेज देता है इंडिया में, उनको यहां से रेवेन्यू मिलती है. गूगल सर्विसेज देता है ऑस्ट्रेलिया में, गूगल सर्विसेज देता है यूएस में और पता नहीं और कहां कहां पे. एंड इट यूज्ड टू आल्सो गिव इट इन रशिया. यस सर. तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या रशिया में जो सर्विसेज दी जा रही थी वो बंद हो गई? यस. सो क्या एक ज्योग्राफिकल ऑपरेशन बंद हो गया? यस. शैल आई रीड द नेक्स्ट? कैन बी डिस्टिंग्विश फॉर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस. मतलब उसकी अलग से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, उसके अलग से बैलेंस शीट बन सकती है, जिसके अलग असेट से अलग लाइबिलिटीज है. यस और नो? जब हम प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करते हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके अलग असेट से इसके अलग लाइबिलिटीज है, नहीं. तो ऐसा कोई सेगमेंट, मतलब ऐसा कोई ऑपरेशन जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, अलग से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, एंड विच इज ऑल्सो सेपरेबल ऑपरेशंस वाइज. तो देखो क्या लिखा है, कैन बी डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब सेपरेट हो जाए, फॉर ऑपरेशनल पर्पस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, एंड इज डिसकंटिन्यूड एज अ सिंगल प्लान बाय. इज डिसकंटिन्यूड एज अ सिंगल प्लान बाय, वो हम आगे देखेंगे. सो बेटा जी यू टेल मी व्हाट इज द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को आपको समझना पड़ेगा. दो चीजें हो सकती है, इट इज द मेजर line of business and it is a component of an entity representing the major line of the business or a separate geographical operations. और next चीज है, can be distinguished for operational purpose and for financial reporting purpose. रिलायंस इंडस्ट्रीज में पेट्रोल और टेलीफोन मतलब मोबाइल, ये दोनों ऑपरेशनली सेपरेट डिसाइड कर सकते हैं हम. यस. ठीक है. अब रसगुल्ले बच्चों, यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि ये ऑपरेशंस है, बट ये डिसकंटिन्यूइंग थोड़ी नहीं, तो ऑपरेशन हुए ना. अब ये ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड कब होते? व्हेन बाय वर्च्यू ऑफ अ सिंगल प्लान. व्हाट डिड आई से? व्हेन बाय वर्च्यू ऑफ अ सिंगल प्लान. नाउ व्हेन आई यूज द वर्ड सिंगल प्लान, हु मेक्स द प्लान? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो बाय वर्च्यू ऑफ सिंगल प्लान, प्लान मतलब डायरेक्टर्स को कनेक्ट करके रखो, रिजर्वर में रखो. और वो कैसे डिसकंटिन्यू किया जाता है? तीन तरीकों से. तो पहला तरीका क्या है? सेलिंग सब्सटेंशियली इन टोटल, ईदर इन सिंगल ट्रांजैक्शन, या उसका डीमर्जर किया या स्पिन ऑफ किया. सो सेल ऑफ, सेल ऑफ इन व्हाट? सब्सटेंशियली. सेलिंग ऑफ इन सब्सटेंशियली, सेलिंग द शेयर्स, और डीमर्जर मतलब उस पोर्शन को निकालकर किसी एक कंपनी को बेच दिया. डीमर्जर सुना होगा ना? एक यूनिट को निकालकर बेच दिया. और तीसरा वाला कौन सा बेटा जी? स्पिन ऑफ. स्पिन ऑफ क्या होता है? लॉ में देख लेना, वर्ड बोला हुआ. नाउ सेलिंग ऑफ कंपोनेंट असेट्स, मतलब कंपोनेंट के असेट, कोई एक असेट की बात नहीं चल रही है.
कंपोनेंट असेट्स मतलब उस कंपोनेंट मतलब ऊपर जो पड़ा कंपोनेंट, उसकी असेट को बेच रहे हैं इंडिविजुअली, दैट इज पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, यस और नो, एंड सेटलिंग इट्स लाइबिलिटीज ऑल्सो इंडिविजुअली। अब बाय वर्च्यू ऑफ सिंगल प्लान, प्लान कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव प्लान्ड इट, इसीलिए हम उसकी असेट को या तो डीमर्जर के थ्रू बेच रहे हैं, या स्पिन ऑफ के थ्रू बेच रहे हैं, या क्या कर रहे हैं हम क्या बोलते, सेल ऑफ कर रहे हैं उसको कंपोनेंट को, या राजा बेटा जी दूसरा हम क्या बोल रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू कैसे करेंगे? अब वो एज अ गोइंग कंसर्न नहीं सेल हो रहा, तो हम उसकी इंडिविजुअल असेट को क्या करेंगे? बेचेंगे, और इसकी लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे? सेटल। कई बार होता है ऐसा कि कोई उस बिजनेस को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं रहता, क्या करेंगे खरीद के? आउटडेटेड हो गया है, से यस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसकी असेट को ही बेचते हैं। और नेक्स्ट क्या लिखा? टर्मिनेशन थ्रू अबंडनमेंट। अबंडनमेंट क्या होता है राजा बेटा जी? कि हेलो 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 हेलो, हाँ सुनो भाई, अबे ये संतोष नहीं है बे, क्यों गाली दे रहा है संतोष को? ये विक्की है, विक्की। सुनो, टर्मिनेशन थ्रू, ये आवाज आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ। टर्मिनेशन थ्रू अबेंडनमेंट, स्टॉपिंग विद एन इंटेंशन टू सेल। मतलब क्या हुआ उसमें? हम उसको बंद करके रख दिए, राइट? आगे कभी भी सेल करेंगे, और कई बार सेल भी नहीं करते, अबेंडन कर दिया, वो ऑपरेशन हमारा अबेंडन कर दिया, बंद करके रख दिया। सर एक एग्जांपल दो। तुम रेलवेज में जब ट्रैवल करते हो तब तुम देखते होंगे ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर होता है जिसको इधर उधर से फोड़ा हुआ रहता है और उस पर लिखा होता है अबेंडन्ड रहता है। कभी जाना इस बार ट्रेन में, देखना वो ट्रेन में बाकी चीजें नहीं, ये भी देखा करो। सो अबेंडेंट जब वर्ड लिखा रहता है तो आप समझना कि उस चीज को, मैं अभी ऑफ कोर्स दैट इज एन असेट देयर, बट अबेंडनमेंट का चीज क्या होता है कि राजा बेटा जी उसको हम ना सेल कर पा रहे ना इंडिविजुअल असेट सेल कर पा रहे, तो उसको हमने डिसाइड किया कि इसको अबेंडन कर देंगे, इस प्रोग्राम को रद्द कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। एग्रीड? अबेंडनमेंट मतलब जस्ट टू क्लोज डाउन। अब सेल कब होगा तब होगा, बट अभी हमने डिसाइड किया कि हम इसको क्लोज डाउन करेंगे। सो राजा बेटा जी अब तक क्या क्या बातें पहुंची है, मैं अभी आपको क्या क्या बता दूं कि व्हाट इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो उसके लिए 3 कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना। अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी विच इज अ सेपरेट लाइन ऑफ अ बिजनेस और geographical operations, right? Geographical area of operation can be distinguished for operational purpose and financial reporting purposes and is discontinued as a single plan by way of sell off, that is by selling, दूसरा demerger, spin off, second one selling off the component assets and settling its liability individually or through abandonment, और abandonment में क्या है? stopping with an intention to sell, हाँ नहीं। नाउ राजा बेटा जी एक चीज और ध्यान में रखना कि अगर कोई कंपोनेंट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बताया गया, दैट डज नॉट मीन दैट एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। अगर मैं मेरे बिजनेस का एक पार्ट बेच रहा हूं तो पार्ट बेच रहा हूं ना, बिजनेस तो कंटिन्यू होते रहेगा मेरा बाकी का, यस और नो? सो बेटा दैट डज नॉट अफेक्ट योर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट विल स्टिल कंटिन्यू। पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं कि इसका गोइंग कंसर्न बंद हो गया, गोइंग कंसर्न विल स्टिल कंटिन्यू। नाउ कम डाउन, फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कौन से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है? ग्रेजुअली और एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी मतलब लोगों के टेस्ट चेंज हुए, लोगों को नया प्रोडक्ट चाहिए था जिसके वजह से एक नया प्रोडक्ट इवॉल्व हो गया, पुराना प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया, उसको एवोल्यूशनरी बोलते हैं। सो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, और एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और अ क्लास ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, क्लोजिंग डाउन ऑफ अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और कॉस्ट सेविंग।
अब यहां पर इंटेंशन डिसकंटिन्यूइंग नहीं है, कॉस्ट सेविंग है। और किसी क्लोजिंग डाउन ऑफ अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। तो फॉर एग्जांपल तुमने यहां से बीपीओ केपीओ को बंद किया और उसको शिफ्ट किया किसी दूसरे लोकेशन पर, या उसको आउटसोर्स किया किसी और कंपनी में, काम तो हो रहा है ना, डिसकंटिन्यूइंग कैसे बोलेंगे? सही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जॉब वर्क के पहले एक जमाना था कि जब सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद की खुद ही करती थी, जॉब वर्क तो बाद में आया ना। तो उस केस में जब उनको पता चला कि कोई चीज हम बाहर से मैन्युफैक्चर करके ले सकते हैं सस्ते में, तो उन्होंने अपनी वो चीज को बंद किया और उसको कहां दे दिया? बाहर। डिसकंटिन्यूइंग कैसे बोल सकते हैं? ये तो कॉस्ट सेविंग वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना। यस सर, अरे ऑपरेशन चल रहे हैं ना भाई। शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये मैंने समझा आपको कि प्रोडक्शन को या मार्केटिंग एक्टिविटी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया, तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली एब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट्स विद इन एन ऑनगोइंग लाइन ऑफ अ बिजनेस। लाइन ऑफ बिजनेस को बंद नहीं किया है, एक लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर कुछ प्रोडक्ट है जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो व्हाट इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसके अंदर लिखा अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, राइट। सो अब अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस, ऐसा ही लिखा ना। सो ये इधर रे पिल्लिया, इधर कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी विच रिप्रेजेंट सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। तो उस लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे ना यार। सो फॉर एग्जाम्पल एक एफएमसीजी गुड है, आईटीसी बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है। अब उन्होंने उस लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। शार्क टैंक देखते हो? तो शार्क टैंक में क्या होता है, एक लाइन ऑफ द बिजनेस होता है, और लाइन ऑफ बिजनेस में होता है तब वो जो चश्मा बनाने वाला कंपनी लेंसकार्ट, वो हमेशा बोलता है इतने प्रोडक्ट पर क्यों काम कर रहा है यार, 2 प्रोडक्ट पर काम कर, 2 प्रोडक्ट पर काम कर, इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे, राइट। अगर तुम देखते हो तो उस केस में भी ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट डिसकंटिन्यूइंग द ऑपरेशन, ही इज टेलिंग दैट वी विल डिसकंटिन्यू अदर प्रोडक्ट्स एंड विल कंटिन्यू ओनली दिस 2 प्रोडक्ट्स। ऐसा बात समझ में आ रही क्या? सो एब्रप्टली भी बंद किया होगा एक लाइन ऑफ द बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट, इट इज नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। यहां पर ऑपरेशन ही बंद होना पड़ता है, प्रोडक्ट कितने भी एब्रप्टली बंद करो उससे कोई लेना देना नहीं है। और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस मतलब क्या? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेल ऑफ सब्सिडरी विद द एक्टिविटीज सिमिलर टू पेरेंट और अनदर सब्सिडरी आर व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मतलब हमारी सब्सिडरी जिसको हमने बेच दिया, जिसके ऑपरेशंस हमारे पास है या सिमिलर और सब्सिडरी है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्योंकि हमारा बिजनेस तो चल रहा है, वही सेम बिजनेस चल रहा है। से यस और नो? नाउ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, मैंने आपको बताया था पहले डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या, ये पता करना है, कौन सी चीजों को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलेंगे ये पता करना है। और तीसरे पॉइंट पर इसका फर्स्ट डिस्क्लोजर कब होगा? 2 में से जो भी पहले हो जाए उस समय डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। एक, डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये डिसाइड हो चुका है और डिसाइड होने के बाद में इसका क्या बोलते, कम्युनिकेशन हुआ रिलेटेड पार्टीज को, जो भी उससे अफेक्ट होने वाले। और सेकंड, विच इज अर्लियर, व्हेनेवर देयर इज अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। व्हाट इज द वर्ड आई यूज? बाइंडिंग इज द, मतलब एग्रीमेंट हो जाना चाहिए सेल का। कोई इंक्वायरी कर करके वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट रहेगा। इनमें से दोनों में से कोई भी पहले हो जाए, मतलब कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट में रिपोर्ट नहीं होती है, मतलब ये कम्युनिकेट नहीं होता मैनेजमेंट से, क्योंकि जो एग्रीमेंट हो रही होती है या सेल का ऐसा ऑफर आता है कि जिसको तुरंत एक्सेप्ट करके सेल कर दिया फॉर एग्जांपल। तो कोई भी जो चीज पहले हो जाए उस पॉइंट के आगे वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलकर रिपोर्ट होगा। तो पढ़ो, देखो क्या लिखा है। द एंटरप्राइज हैविंग एंटर्ड इनटू बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट फॉर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द assets attributable to the discontinuing operations, agreed। और दूसरा क्या है? the enterprise of board of directors or similar governing body having both approved a detailed formal plan for the discontinuation and made an announcement of the plan। मैंने बताया था कि आप अनाउंसमेंट भी कर दोगे और आप एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान बनाएंगे, सिर्फ डिसीजन नहीं, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान बनाएंगे कि आप डिसकंटिन्यू करने वाले हो, और इसके बारे में आपने जानकारी भी दे दी है, इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया प्लान का। तो इनमें से दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसके बाद में इट विल बी रिपोर्टेड एज व्हाट? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सो फर्स्ट वन क्या? बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड फॉर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द असेट एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एग्रीड।
बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट मतलब होता है ना ऐसा, किसी दूसरी एंटिटी के साथ में हमने डिसाइड कर लिया कि हम हमारे सारे ये इसके जितने भी एसेट्स और ये सारी चीजें आपको सेल कर देंगे, या सब्सटेंशियली ऑल द एसेट विल सेल इट। और दूसरा वाला कौन सा है, अगर ये नहीं हुआ तो मैनेजमेंट ने बोला, एक फॉर्मल प्लान बनाया कि जिसके अंदर हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, ये बात डिसाइड हो गई, और साथ साथ उसका अनाउंसमेंट भी हो गया है। ये सुनो ना, वो मैनेजमेंट का फॉर्मल प्लान है ना, उस पर भी एक क्वेश्चन आता है, तो वो आपकी रेगुलर बुक में है। इधर थोड़ा सा रिवीजन बुक होने की वजह से एक चीज रह गई है, वो बता देता हूं। ये रिवीजन के बच्चों तुम टेंशन न लो कि सर ऐसे और कौन सी चीजें रह गई है, जो जो चीजें मुझे रिलेवेंट लगती है वो मैं बता दूंगा। बस हो गया खत्म अभी AS24, विल बी डन विद दैट। हाँ, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान में क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है असेट्स टू बी डिस्पोज्ड, एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ डिस्पोजल, टारगेट पीरियड, अफेक्टेड लोकेशन एंड कॉम्पेंसेशन एंड सैल्वेज। चलो एक बार देख लो, असेट्स टू बी डिस्पोज्ड, ये क्यों बताया मैंने अभी आपको। AS29 में आपको प्रोविजन करना पड़ता है फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि जब आप किसी बिजनेस को बंद कर रहे हो, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। अभी तक किया नहीं है, वो आगे होने वाला है, बट आपने जब ये डिसाइड कर दिया तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो आ गई, इसलिए AS29 में वो प्रोविजन करना पड़ता है। जब मैं AS29 में पढ़ाऊंगा तब आपको क्लिक हो जाएगा। अभी सिर्फ फॉर्मल प्लान के बारे में सुन लो, उसके अंदर क्या क्या होता है। असेट्स टू बी डिस्पोज्ड, कौन से असेट बेचेंगे, एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ डिस्पोजल मतलब अबेंडनमेंट से जाएगा, या बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट होगा, या मतलब इन सब्सटेंटिव उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, या इंडिविजुअल असेट्स और लाइबिलिटीज को सेटल करेंगे। दूसरा कितने पीरियड में करने का प्लान है, कौन सी लोकेशन अफेक्ट होगी, और कॉम्पेंसेशन और सैल्वेज वैल्यू क्या होगी। क्योंकि जब कभी भी आप किसी बिजनेस को बंद करते हो तो कई सारे लोगों के साथ आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, कई बार आपका एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। तो जब आप कॉम्पेंसेशन देते हो, जैसे टाटा जब सिंगूर से इधर शिफ्ट हुई तो टाटा को कॉम्पेंसेशन देना पड़ा उनके जितने भी एंसिलरी यूनिट्स के जो लोग थे, जो उनको वहां पर प्रोड्यूस कर देने वाले थे, क्योंकि टाटा के बोलने की वजह से उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किया, वहां पर खर्चा भी कर दिया। बट जब टाटा वहां से यहां पर मूव ऑन हो गई तो उनको तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा ना, क्योंकि टाटा ने वो काम शुरू ही नहीं किया और जहां पर बोला था उसके हिसाब से चीजें हुई नहीं। Do you realize what I am saying? So whatever is the compensation as per AS29, it would be shown as provision. चलो खत्म हुआ ये किस्सा। अब पढ़ लेते क्या एक बार, इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाओ बेटा जी। AS24 को जब तक आपको पॉसिबल हो तब तक सिर्फ जो रिवीजन बैच का मटेरियल दिया उससे पढ़ लेना, काम हो जाएगा आपका। हाँ जी, पढ़िए बेटा। पहला, आरजू लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर कार एंड कमर्शियल व्हीकल्स। The company is working on a strategic plan to shift from passenger car segment to the commercial vehicle segment over the coming 5 years. However, no specific plans have been drawn up for sale of neither the division nor its asset. As a part of its plan, it has planned that it will reduce the production of passenger cars by 20% annually. It also plans to commence another new factory for the manufacture of commercial vehicle plus transfer of employees in a phased manner. These plans have not been approved by the BOD and the new factory for manufacture of commercial vehicle has not yet started. You are required to comment if mere gradual phasing out in itself can be considered as a discontinuing operation within the meaning of AS24. I want you all to read that point जो मैंने आपको revision notes में दिए है। Can gradual, ये इधर लिखा है देखो, gradual or evolutionary phasing out of a product line or a class of service is not necessarily a discontinuing operation. Yes or no? मैंने बताया था कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को आप ग्रेजुअली फेज आउट कर रहे हो या इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट, कि उसका धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत नहीं है
उसको बंद करते जा रहे हैं, तो उसको हम नहीं बोल सकते कि इट इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। भाई प्रोडक्ट लाइन में ऐसा होता है यार मेरे बच्चों, जो प्रोडक्ट नहीं चलता है उसको बंद कर कर नए प्रोडक्ट चालू करना पड़ता है। आप टेक्नोलॉजी में ऐसी चीजें मुझे देखकर बताओ कि ऐसी कौन सी चीजें एप्पल ने बंद करी। आईपॉड्स, आईपॉड्स बंद हुए। क्यों बंद हुए बेटा? तो आउटडेटेड हो गया। तो आउटडेटेड हो गया तो हम क्या उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बोल सकते हैं? नहीं। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, कौन सी और एक चीज में हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? नहीं, वो हो गया, एप्पल का हो गया। और बाकी कोई और बिजनेस जिसके अंदर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट उनका पहले बहुत चलता था, फिर धीरे धीरे, नहीं बिग बाजार नहीं, कोई प्रोडक्ट चलता था। सो ये बराबर बोल रहा है। रोल्स जो होती थी या कैमरास जो होते थे, पहले वो रोल वाले होते थे, उसका मैन्युफैक्चरिंग का तरीका अलग और डिजिटल कैमरा का मैन्युफैक्चरिंग अलग। अब उस केस में अगर आप ये बोल रहे हो कि हमने उसका काम बंद कर दिया, तो आपको मैं पूछ रहा हूं कि ग्रेजुअल फेजिंग आउट है ना, और एवोल्यूशनरी वे में हो रहा है ना वो, तो क्या हम उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलेंगे? नो। एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट का मीनिंग ही समझ जाओ कि उस कंपनी के अंदर धीरे 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 उनको पता चला कि ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट लाइन अब आउटडेटेड हो चुकी है, इसको बंद करना पड़ेगा। सो कैसे बंद करते? एक झटके में भी नहीं, धीरे 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 बंद कर रहे हैं। एग्रीड? बजाज में चेतक स्कूटर, राइट? तो फेजिंग आउट हो रहा है ना। क्या पता शायद आने वाले समय में वो पेट्रोल वाले व्हीकल चले ही नहीं, इलेक्ट्रिक वाले ही चलेंगे, तो आप थोड़ी ना बोलेंगे कि वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। आज नहीं कह सकते सर। जब स्कूटर चला करता था कौन कहते थे कि स्कूटर बंद कर देगी एक दिन बजाज, जो जिसके लिए जाना जाता था बजाज, वो बंद कर देगी एंड दे विल शिफ्ट टू सम अदर बाइक्स एंड ऑल। किसको पता था? दिस हैपेंस। तो जरा देखो इधर, एज पर AS24 बेटा जी उन्होंने पहले ये डेफिनेशन लिखा कि अरे तेरी, उन्होंने पहले ये डेफिनेशन लिखा दैट एंटरप्राइज परसुएंट टू अ सिंगल प्लान इज डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियल इन इट्स एंटायरिटी सच एज सेलिंग द कंपोनेंट इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन बाय डीमर्जर स्पिन ऑफ। तो वो डेफिनेशन याद आ रहा है क्या जो मैंने आपको इसमें दिया हुआ है चार्ट फॉर्मेट में? यस और नो? तो फिर उसके अंदर हमने क्या बोला था? डिसकंटिन्यूइंग अब सब्सटेंशियली मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस बाय वे ऑफ व्हाट? डीमर्जर स्पिन ऑफ। और दूसरा कौन सा है? डिस्पोजिंग ऑफ पीसमेल। और तीसरा वाला कौन सा है? बाय टर्मिनेटिंग थ्रू अबेंडनमेंट। तो इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलते हैं ना हम। अरे किया था ना। और दूसरा क्या है कि दैट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ अ बिजनेस एंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली और फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। क्या ये चीज हमने पढ़ी थी? अब आगे क्या लिखा है? mere gradual phasing out is not considered as a discontinuing operation as defined in AS24. Examples of activities that do not necessarily satisfy the criteria are so and so. और जो चीजें मैंने बाद में बताई थी, जो नेक्स्ट चार्ट था उसके अंदर, सर्टन ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सो ABCD पढ़ लीजिए, वही है कि नहीं है? किसका आंसर पढ़ रहा हूं? नहीं यार, पहले वाले का ही पढ़ रहा हूं। नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है, बट इधर ग्रेजुअल फेजिंग आउट, ये तो आंसर उसके हिसाब से ही चल रहा है ना। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। आई जस्ट गो थ्रू इट। मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं जब आंसर पढ़ रहा था वो रिलेवेंट लग रहा था। अगर रिलेवेंट नहीं लगता तो मैं रुक जाता, क्योंकि इधर लिखा ना ग्रेजुअल फेजिंग आउट। एक सेकंड ब्लू का क्या? 24.5। अच्छा तुम ये बोल रहे हो ये वाला पॉइंट रिलेवेंट नहीं है आपके, इसमें प्रिंटेड नहीं है, बराबर ना? कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पहले वाले पॉइंट में क्या बताया कि व्हाट इज द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सो आई फेल्ट दैट मे बी डेफिनेशन दिया होगा, क्योंकि वो भी गलत नहीं है। तो पहले वाले पॉइंट में क्या दिया? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डेफिनेशन दिया है। और AS24 ये बोलता है कि सर्टन ट्रांजेक्शंस आर नॉट ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जिसके अंदर कौन सी चीजें बोली? ग्रेजुअल एंड एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ द प्रोडक्ट। और कौन सी चीजें बोली हुई थी? क्लोजिंग डाउन ऑफ फैसिलिटी फॉर इंप्रूवमेंट इन द कॉस्ट। नेक्स्ट, shifting of production or marketing facility from one location to another,
discontinuing even if relatively abruptly several product in the business line, major line of the business, and in context of consolidated financial statement, sale of a subsidiary, right, engaged in the same business. तो इस केस में राजा बेटा जी मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलते. और ये कौन बोल रहा है, AS24 बोल रहा है. ये एग्जांपल्स हमारे मन के नहीं बनाए हुए हैं. सो दिस ट्रांजैक्शंस और व्हाटएवर इज बीइंग गिवन इज व्हाट बाय AS24. तो AS24 में सारी चीजें लिखी हुई है. आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये एग्जाम्पल सारे अगर आप लिख दोगे कि एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट के अंदर ही, तो आप बोल दोगे कि इट इज नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज पर AS24. इज दैट ओके? तो पढ़ लो इधर आंसर क्या है. सो चल भाई. और फिर उसके बाद में उन्होंने ये भी लिखा, कंक्लूजन देख लो. इन व्यू ऑफ द अबव, मियर ग्रेजुअल फेजिंग आउट इन इटसेल्फ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ये बेटा ये वापस वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 वापस वही आ गया. तो हम इसको ना करते हुए क्या हम कुछ एग्जाम के क्वेश्चन देख ले. और बेटा जी क्वेश्चन नंबर RTP May 22 में, गिव 4 एग्जांपल्स एक्टिविटीज दैट डू नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया A ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ AS24 बट दैट माइट डू इन कॉम्बिनेशन विद दिस अदर सर्कमस्टेंसेस. ये क्वेश्चन लिया सिर्फ इसलिए है, पाप है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्राइटेरिया A ऑफ पैरा 3 ऑफ AS24 तो समझ में आ जाएगा. पैरा A, क्राइटेरिया A ऑफ पैरा 3. अब तुम पूछोगे पैरा 3 क्या है. सो पैरा 3 में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बताया हुआ है, और उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के अंदर पॉइंट A के थ्रू ये सारी चीजें बताई गई है. एग्रीड? तो अब राजा बेटा जी हमें कैसे पता चलेगा क्या, इसीलिए क्वेश्चन को जानबूझ के आपके रिवीजन बैच में लिया है. एक बार, सिर्फ एक बार मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, वो भी AS3 पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर एक बार पैरा के रेफरेंस से क्वेश्चन आया हुआ था. तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये क्वेश्चन RTP में आया और ज्यादा पुराना भी नहीं है, 22 का है, तो मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए. इसीलिए इस क्वेश्चन के पैरा को मार्क करके रख लीजिए. कुछ ज्यादा नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि कौन से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस नहीं होते. ये देखो उसका आंसर नीचे दिख गया. तो जो पॉइंट्स हमने पढ़ा, अरे स्टैंडर्ड में और कुछ नहीं भाई, बोला तो था मैंने. एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं इसके ऊपर कि कब डिस्क्लोजर होगा. तो डिस्क्लोजर कब होगा, ये क्या बात मैंने बता दी थी क्या आपको. 2 पॉइंट्स है उसके अंदर. कौन सा, इफ देयर इज अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, और दूसरा कौन सा, डायरेक्टर ने कौन सा प्लान बनाया, बट फॉर्मल डिटेल्ड प्लान, और इट हैज कम्युनिकेटेड. एग्जाम क्वेश्चंस देखने हैं मुझे इसमें. जुलाई 21 का क्वेश्चन देख लेते एक बार. हाँ ये पढ़ो. रोहिणी लिमिटेड, हाँ इसके वजह से प्रॉब्लम है क्या. रोहिणी लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार एंड कमर्शियल व्हीकल. द कंपनी इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटेजिक प्लान to close the production of passenger cars and to produce only commercial vehicles over coming 5 years. However, no specific plans have been drawn up for sale of neither the division nor its asset. Underline the word beta ji, no specific plan. So when there is no detailed plan, the question is out. It can be a discontinuing operation. But again, as a part of its prospective plan, it will reduce production passenger car by 20% annually. It also plans to establish another new factory for the manufacture of commercial vehicle and transfer surplus employees in phased manner. You are required to comment if mere gradual phasing out in itself can be considered as a discontinuing operation. The answer is no. If the company passes a resolution to sell some of the asset in the passenger car division and also transfer few other asset of passenger car division to the new factory, does this trigger the application of AS24? No, because you are only transferring some part of the asset. You are not closing down the major line of the business which happens to be the passenger car vehicle segment. Okay, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसके सिर्फ कुछ asset बेच रहे हो. Would your answer to the above be different if the company resolves to sell the assets of the passenger car division is phased but time bound manner? तो बेटा अगर फॉर्मल प्लान याद करोगे तो अब क्या कर रहे हैं कि सारी एसेट की बात चल रही है इधर, और फेज्ड और कौन से टाइम बाउंड मैनर में बेच रहे हैं. तो राजा बेटा जी आपके इसमें फॉर्मल प्लान भी बन गया, रेजोल्यूशन भी पास हो गया और उसका अनाउंसमेंट भी हो जाए, तो बेटा जी उस केस में उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हम मान सकते हैं. तो इधर आ जाइए बेटा जी. पहला वाला का आंसर है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. एग्रीड?
फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल, द अबव एक्शन विल अट्रैक्ट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के एप्लीकेशन ऑफ AS24। सो एक काम करते बेटा, जुलाई 21 का क्वेश्चन का आंसर निकालता हूं मैं। ये मैंने बहुत डिटेल में आंसर दिया है, वो अगर आपको चाहिए तो ले लेना। ये रहा मेरे सजेस्टेड आंसर, जुलाई 21। आजा, यही है क्वेश्चन नंबर बी। तो इसका आंसर देख लो बी का। एज पर AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ये क्या हुआ बेटा जी, डेफिनेशन है, ये याद करना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। सर डेफिनेशन कैसे याद करेंगे? मैंने आपको जो रिवीजन चार्ट में दिया है उस तरीके से याद कर लीजिए। आपको मैं बताऊं, ऐसा डिट्टो छापना लगभग लगभग नामुमकिन है, मोर स्पेसिफिकली व्हेन यू आर हैविंग 6 सब्जेक्ट्स। की पॉइंट्स आने चाहिए, और वो की पॉइंट्स मैंने आपके रिवीजन नोट्स में डाले हुए, जिसका PDF आपके इसमें डाला हुआ है ना। फिर अगला, फॉलोइंग एग्जांपल्स mere gradually phasing out is not considered as a discontinuing operation as defined in AS24 discontinuing operation examples of activities that do not necessarily satisfy। और उसके बाद में नेक्स्ट चार्ट जो बनाया उसके अंदर कौन सी चीजों को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं कहा जाता वो दिखाया मैंने। एग्रीड? वो एग्जांपल्स यहां पर लिखे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर यहां पर मुद्दा आता है, in this case it cannot be considered as a discontinuing operation as per AS24 as the company's strategic plan has no final approval of board of directors and there is no specific time bound activities like shifting of assets and employees. Moreover, the new segment commercial vehicle production line in a new factory has not yet started. So बेटा जी अगर आपको याद होगा, so discontinuing operations कब करना होता है ये पता है, और उसके बाद में फॉर्मल प्लान आना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में आना चाहिए, कौन से मेथड में होगा, ये सब चीजें डिटेल्स देनी पड़ती है। यस और नो? और इस वजह से हम उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। दूसरे वाले केस में नो रेजोल्यूशन अबाउट स्टॉपेज ऑफ द कार सेगमेंट इन डेफिनेट टाइम पीरियड, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे बेटा जी, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ असेट बेची जा रही है। पैसेंजर व्हीकल पूरा सेगमेंट नहीं बेचा जा रहा था, आपको याद है क्या? पॉइंट नंबर बी में कुछ असेट बेची है, बट पॉइंट नंबर सी ये एकदम क्लियर है, फेज्ड और टाइम बाउंड मैनर में हम सेल करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, पूछता हूं आपको, अगर कोई ऐसा डिसाइड करता है कि हम पैसेंजर व्हीकल बंद कर देंगे, धीरे धीरे चल नहीं रहा है, और कोई ऐसा डिसाइड करता है कि हम हमारी कंपनी को आपको बेच देंगे, इस साल 20%, अगले साल 40%, उसके अगले साल 10% और उसके अगले साल और बचा हुआ परसेंटेज, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है क्या? यस। पहले वाले केस में देयर इज नो प्लान, बट सेकेंड वाले केस में देयर इज अ प्लान, देयर इज अ रेजोल्यूशन इन अ टाइम बाउंड मैनर। इनफैक्ट मुझे पता नहीं कितने बच्चों को पता है कि रियल वर्ल्ड में कैसे चलता है। रियल वर्ल्ड में ऐसे ही सेल होता है, एक साथ पूरा स्टेक कभी बाय नहीं होता है, स्टेक बाय होता है धीरे धीरे। इज दैट ओके? सो ये पॉइंट नंबर सी है। इसमें लिख लीजिए, जुलाई 21 का क्वेश्चन कर लिया तो ये स्टैंडर्ड को पूरा ही कवर कर लिया। कैसे? देखो इसके अंदर क्या क्या आ गया, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आ गया, इसके अंदर और कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया बेटा जी, कौन से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, और ये भी आ गया कि कौन सा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, और यही तो 3 पॉइंट मैंने मुद्दे में सिखाया आपको। सो जुलाई 21 का क्वेश्चन ये जरूर कर लेना, इट विल हेल्प यू आउट। अब रसगुल्ले बच्चों अगला चीज देखते हैं, और कौन से क्वेश्चन है एग्जाम के जो आए हुए हैं। बेटा अभी जा रहे हो आप, चिंता मत करो। अकाउंटिंग फॉर रिलीजेस वगैरह इसमें कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं है ना। क्वेश्चन पेपर नवंबर 18 कर लिया था क्या अपन ने? ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। What are the disclosure and presentation requirement of AS24 for discontinuing operation? Give 4 example of activities that do not necessarily satisfy the criteria A of para 3. अब ये याद आ रहा है क्या क्राइटेरिया A of para 3? तो उसके अंदर certain transaction not treated as discontinuing operation. Agreed? अब राजा बेटा जी जो इसके डिस्क्लोजर्स है वो यहां पर दिए हुए हैं कि कौन से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिस्क्लोजर कौन से ज्योग्राफिकल सेगमेंट को बिलोंग करती है, the date and nature of the initial disclosure event,
and the date or period in which discontinuation is expected to be completed if known or determinable. कब तक हम इसको discontinue करेंगे? The carrying amount of the assets, the amount of revenue or expense, the amount of pre-tax profit or loss, and the amount of net cash flows attributable to the operating, investing and financing activity. ए राजा बेटा, बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा इंपैक्ट हो रहा है वो बताया, और प्री टैक्स प्रॉफिट ऐसे बताया. तो पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन देना है. सेकेंड लेवल पर आपको देना है कि अगर किसी ज्योग्राफिकल सेगमेंट को बिलोंग करता है तो किसको बिलोंग कर रहा है. फिर नेक्स्ट, कौन से डेट और क्या इनिशियल नेचर ऑफ डिस्क्लोजर इवेंट हुआ, मतलब बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हुई या मैनेजमेंट ने डिसाइड किया. बराबर है ना. इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट दो रीजंस की वजह से, कोई भी जो जल्दी होगा उसमें होगा. और थर्ड, द कैरिंग अमाउंट, अच्छा वो कब खत्म करेंगे. और फिर नेक्स्ट बैलेंस शीट, फिर P&L, फिर P&L में प्री टैक्स प्रॉफिट, क्योंकि मैंने बोला डिसकंटिन्यूइंग एकदम से डिसकंटिन्यू नहीं होता है, इट टेक्स टाइम. एंड देन लास्ट वाला पॉइंट है बेटा जी, कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को क्या क्या एट्रीब्यूटेबल है ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. बेटा रिवीजन बैच में जो बच्चे हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैंने किसी स्टैंडर्ड की दी है नहीं, जनरली नहीं आते, बट ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट AS 24 के जो है वो आप देख लेना, और ये इतने ही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है. या जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स है उसके अंदर तो डिस्क्लोजर सारे के दिए हुए, डिस्क्लोजर सिखाए नहीं जा सकते. डिस्क्लोजर होता क्या कि ये सब चीजें डिस्क्लोज करनी है. तो अब मुझे बताओ कौन सी चीजें डिस्क्लोज करनी है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में. कौन से ज्योग्राफिकल सेगमेंट को बिलोंग करता है, और नेक्स्ट उस ऑपरेशन का नेचर डिस्क्रिप्शन, कौन से ज्योग्राफिकल सेगमेंट को बिलोंग करता है, फिर कौन से पीरियड में हम उसको खत्म करेंगे, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट की डेट और उसका नेचर, फिर बैलेंस शीट में असेट्स और असेट्स की कैरिंग अमाउंट और लाइबिलिटी, फिर नेक्स्ट इनकम और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर प्री टैक्स प्रॉफिट, और लास्ट वाले केस में आप क्या बोलेंगे, कैश फ्लोज दैट आर अफेक्टेड इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डू यू ऑल एग्री. अच्छा, और कोई एग्जाम का क्वेश्चन है क्या बेटा जी. इसका एग्जाम में 2 बार ही आया हुआ है, एक बार इसके एमसीक्यूज देख लो, बात खत्म करते हैं. वाह लवली, अच्छे एमसीक्यूज है. जल्दी से करते हैं बेटा. AB decided to dispose of clothing division as a part of its long term strategy. बोर्ड का अप्रूवल 1 मार्च, डेट ऑफ फॉर्मल अनाउंसमेंट 15 मार्च, डेट ऑफ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट 1 जुलाई, रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च 21, द डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट विल बी 15 मार्च. वाई 15 मार्च? मैंने 2 चीजें बताई थी. फॉर्मल अनाउंसमेंट is done or binding sale agreement is done, whichever is earlier. तो इधर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट बाद में हुआ है और इसका अनाउंसमेंट हो गया है, एंड इट इज डिसाइडेड, अ फॉर्मल प्लान इज बीइंग डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट. तो कौन सा अर्लियर हुआ है? 15 मार्च. सर 1 मार्च क्यों नहीं था भाई? 1 मार्च को सिर्फ अप्रूवल हुआ है, बट इसका अनाउंसमेंट होने के बाद होता है वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. एग्रीड. आगे, टू क्वालिफाई एज अ कंपोनेंट that can be distinguished operationally and financial reporting purpose, the condition to be met are the operating assets and liabilities of the component can be directly attributable. बिल्कुल सही है, assets और liabilities को separate करते आना चाहिए. Its revenue can be directly attributable to it, and at least a majority of its operating expenses can be directly attributed to it. Now सुनो, मेरे को पता है कि तुम्हारी क्या चिड़चिड़ हो रही है. सॉरी, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. आपको एक रेफरेंस दिया था मैंने कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का रेफरेंस है सेगमेंट रिपोर्टिंग के साथ. ये सेगमेंट में हम पता करेंगे. तो सेगमेंट में क्या क्या चीजें बताई जाती है कि उसकी असेट्स, उसकी लाइबिलिटीज, उनकी इनकम, उसके एक्सपेंस, ये सब अलग किए जा सकते हैं, और उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम अलग से फिगर आउट कर सकते हैं. ऑपरेटिंग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, जो क्लियर कट सिर्फ उसी ऑपरेशन से रिलेटेड है. तो राजा बेटा जी, अगर हम ये कहते हैं कि वो ऑपरेशनली अलग है एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए भी अलग है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए? ए बी सी तीनों ही हो जानी चाहिए. डी आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव. हिप्सी, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन
is a component of an enterprise that represents a separate major line of a business or a geographical area of operation. ये तो true है. A discontinuing operation is a component of an enterprise that can be distinguished operationally and for financially reporting purpose. ये भी true है. A discontinuing operation is a component of an enterprise that may or may not be. तीजा आइला may or may not be नहीं, ये false है, ये incorrect है. वो होना ही चाहिए distinguish. Next, a discontinuing operation may be disposed of in its entirety or piecemeal, but always pursuant to an overall plan to discontinuing the entirement agreement. Yes or no? So राजा बेटा जी ये भी true है. C आंसर C, क्योंकि incorrect निकालने के लिए बोला. Identify the incorrect statement. Discontinuing operations are infrequent event, but this does not mean that all infrequent events are discontinuing operation. English check कर लो हमारी, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है. वो बोल रहे किसी कंपनी के लिए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन फ्रीक्वेंट नहीं है, इनफ्रीक्वेंट है, बट सारे इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है. एक व्यक्ति के जीवन में शादी इनफ्रीक्वेंट है, बार बार नहीं होती, इनफ्रीक्वेंट है, बट सारे इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स शादी नहीं होती. जैसे शादी होने के बाद में बच्चा होएगा, वो भी इनफ्रीक्वेंटली होता है नहीं, बार बार नहीं होते. तो ऐसा नहीं बोल सकते बच्चा हुआ मतलब शादी. नो, सही बोला ना मैं. ऑल इनफ्रीक्वेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यू. क्या है यार, क्या पढ़ा रहे हमें. तो दिस इज ट्रू. फिर अगला वाला कौन सा है? द फैक्ट दैट डिस्पोजल ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड एज discontinuing under AS24 would always raise a question regarding the enterprise ability to continue as a going concern. नहीं, गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा ये गारंटेड नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है क्योंकि कोई कंपोनेंट कर रहा है. तो ये इनकरेक्ट है, और उन्होंने इनकरेक्ट ही आइडेंटिफाई करने के लिए बोला क्या. फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग AS24 डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडलाइन, बट द पर्पज ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी रेफर्ड. इसका मतलब क्या है, तुमको मैंने बताया था कि बताया क्या इफेक्ट क्या है, ये AS24 नहीं बताता है. AS24 का कार्यक्रम यही है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है और उसकी रिपोर्टिंग कौन से तारीख के बाद शुरू होगी. तो तुम मुझे बोलोगे सर कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, दैट हैज टू बी एज पर AS10, दैट हैज टू बी एज पर AS29. याद आ रहा है, मैंने एक रेफरेंस दिया था AS29. AS24 वो काम नहीं कर रहा है. AS24 तो सिर्फ इतना बता रहा है कि कब से डिसकंटिन्यूइंग बोलना है और किसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलते हैं. थक गया बच्चा, वो सड़ गया. एन एंटरप्राइज कौन है, नहीं हुए, बहुत जल्दी थक जाता है बेटा. एन एंटरप्राइज शैल इंक्लूड, एक लास्ट लाइन पढ़ रहा था तब तक चेहरे पर रख लेता स्माइल, मर रहा था. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, एन एंटरप्राइज शैल इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. हाँ करते हैं. in its financial statement beginning with the financial statement for the period in which initial disclosure event occurs. yes, इसके अलावा भी और कुछ डिस्क्लोजर्स है जो आपने देखा होगा और एक एग्जाम क्वेश्चन में आए थे. सो लिख लो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए रिवाइज बोथ द एग्जाम क्वेश्चंस. आपके रेगुलर टेक्स्ट बुक में है, और जो बच्चा रेगुलर टेक्स्ट बुक में नहीं है रिवीजन बुक्स में है, इधर पॉज लेके फोटो ले लेना. और बाकी के बच्चों आप प्रेम से अभी बाय बोलकर जा सकते हो. जुलाई 21 का क्वेश्चन है. ये उसका आंसर है. तुम पॉज करके फोटो लेते रहना. अरे जो रिवीजन बैच के स्टूडेंट है उनको बता रहा हूं. और एक नवंबर 18 में आया था ये क्वेश्चन, इसको पॉज कर लो. और ये हा. और इसका फोटोग्राफ. चलो प्रेम से बाय बाय बोलो. बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव.